हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और हर दिन एक अच्छा प्रयास कर रहे होंगे लाइफ में आगे बढ़ने का, अच्छे से पढ़ाई करने का और बहुत सारी चीजों के लिए आप पॉजिटिवली कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को, ठीक है, यानी कि जैव प्रक्रम को। बेटा ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है, न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या एडवांटेजेस है, इसका क्या हमारी पूरी लाइफ में न्यूट्रिशन से हमें मिलता क्या है, वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनका हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसी के साथ हमने ये पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम में और कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से सिस्टम है, कैसे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनसे ये पूरे के पूरे प्रोसेसेस हो पा रहे हैं और हम सभी सरवाइव कर पा रहे हैं, हम सभी लिविंग बीइंग सरवाइव कर पा रहे हैं। तो हमने डिटेल में अब तक पढ़ा है कि किस किस तरह से इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन लास्ट में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। लेकिन हमने ये तो सीखा था कि एक्चुअली में जब फूड जो है वो अपने कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से डिवाइड होते होते, डिसोशिएट होते होते, डाइजेस्ट होते होते सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाता है, देन उसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये तो हमने ऑलरेडी देखा, जाना, समझा। लेकिन अब हमें ये जानना है कि एक्चुअली में ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, ये जब सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स या हम कह सकते हैं अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता, तो एक्चुअली में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा किस तरीके से, उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से किस तरह से एनर्जी रिलीज होगी, तो वो हमें आज के इस लेक्चर में बहुत बेहतर तरीके से जानना है। साथ ही हम ये जानेंगे कि एनर्जी रिलीज होने के बाद हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह से हमारी पूरी ऑल ओवर द बॉडी ब्लड को पंप कर रहा है हमारा हार्ट, उसके साथ कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन्स। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम में पाया जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आज के हमारे टॉपिक होने वाले रेस्पिरेशन और साथ ही साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि हम ना सिर्फ श्वसन बल्कि आज वहन को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी बच्चे बहुत ध्यान से एक्टिवली मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ वहां से जहां से हमने चीजें अभी फिनिश की थी। लास्ट हमारा जो टॉपिक था डेट इज कि किस तरह से आफ्टर डाइजेशन जो फूड है वो सबसे सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। रीजन भी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज में कन्वर्ट इसलिए होता है फूड क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि ब्लड जो है वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब जो करता है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो अवशोषण करता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करता है, यानी कि वो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो इसलिए वजह से ही ये जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब बात आती है कि किस तरीके से भाई एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, जब मैंने बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था डेट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वहां पे मैंने आपको बताई थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आप सभी बच्चों को याद होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था, एक्चुअली में सिंपली किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से ऑक्सीजन जुड़ती थी। क्या होता था, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से ऑक्सीजन जुड़ती थी और ये जो प्रोसेस होता था ऑक्सीजन जुड़ने का, ये होता था ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जुड़ने के साथ ही कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनता था। अब हमारे केस में क्या होता है, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो ब्लड पहुंचा देता है। अभी आपको मैं जब पढ़ाऊंगी ना ट्रांसपोर्टेशन तो और अच्छे से समझाऊंगी कि ब्लड के थ्रू कैसे चीजें जो है ना, देन आपको ये बात और क्रिस्टल क्लियर होगी कि किस तरह से ब्लड के थ्रू हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है हेड टू टो तक, यानी कि सर से लेके हमारे एकदम मतलब टॉप टू बॉटम हर चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। चाहे आप मिला के देख लो ग्लूकोज, मिला के देख लो एंजाइम, बहुत तरह के हॉर्मोन्स, यानी कि बहुत सारी चीजें, इवन वेस्ट मटेरियल भी, ठीक है।
चलो बट अभी उस पे नहीं जाएंगे। अभी बात ये थी कि वो जो सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल यानी कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब ब्लड क्या करेगा, अब ब्लड उसको हर एक सेल तक, ईच सेल तक पहुंचाएगा, यानी कि हर एक कोशिका तक वो ग्लूकोज पहुंच गया। क्यों पहुंचा, उसके भी पीछे का रीजन है। क्योंकि एक्चुअली में जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो अभी मैंने आपको बताया, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जब ये ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड होता है, जब जब ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड होता है, देन रिलीज होती है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड, तो रिलीज होती है क्या, रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, क्या, कि ये ऐसा क्यों किया गया, हर एक सेल तक ग्लूकोज क्यों पहुंचाया गया, क्योंकि एक्चुअली में हर एक सेल को, हर एक कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता है। अब वहां पे हर एक जगह पे ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, बिल्कुल, जो ग्लूकोज को लेके जा रहा है वही ऑक्सीजन को भी लेके जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। वहां पे ग्लूकोज भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। अब होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और रिलीज होगी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर रिलीज एनर्जी की जगह हमें लिखना चाहिए एनर्जी रिलीज। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी की हमको क्या है, आवश्यकता है हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको और चीजें समझनी है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, देखो बेटा, सिंपली हम सांस लेते, इनहेल करते, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोज के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू सिंपली ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। अब जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे ब्लड तक पहुंचती है। कहाँ से, हमारे लंग्स के एल्वुलाई से थ्रू। अभी मैं आपको समझाऊंगी भी। अब क्या होता है, जब वो हम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, तब फिर जाके ब्लड के ही थ्रू क्या होती है, वो ग्लूकोज तक पहुंचती है, हर एक सेल तक पहुंचती है, ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अब एक बात यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, क्या, कि ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। देखो पहले आप बहुत चीजों को एकदम समझो, अभी मैं इसीलिए जा ही नहीं रही इस फिगर पे, पहले आपको समझ तो आए कि एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्चुअली में नीड क्या है। भाई ये सोचो ना, जरूरत क्या है, क्या केवल यहीं तक है, देखो ये तो हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं ना, इनहेलेशन, एक्सलेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग, ब्रीदिंग इज डिफरेंट थिंग, ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती, कोई एंजाइम नहीं इन्वॉल्व होते, बट रेस्पिरेशन इज अ टफ टास्क। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है, एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये भी समझो बात को। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, भोजन से एनर्जी नहीं मिलती है, हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में भोजन के यूटिलाइजेशन से एनर्जी मिलती है। भोजन यानी कि फूड के एसिमिलेशन से एनर्जी मिलती है, और वो एसिमिलेशन तभी पॉसिबल है जब रेस्पिरेशन होगा, यानी कि श्वसन होगा। आई होप अब आप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। ऑल आर इम्पोर्टेंट, सारी चीजें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भाई जब डाइजेशन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज बनेगा कैसे, बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा फूड। लाख चीज तैयार हो, हमको खाना है तो हमें अपने मुंह तक लानी पड़ेगी ना। सेम डेट, कि अगर बॉडी में आपने इनटेक तो कर लिया फूड का, फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, सिंपल फॉर्म, सिंपल मॉलिक्यूल में टूट ही नहीं रहा है, ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो कैसे ही उसका, जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, हमारे शरीर उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, अवशोषण ही नहीं होगा, तो फिर रेस्पिरेशन कैसे ही हो पाएगा, समझ लो मेरी बात। बट अवशोषण हो करके उसके बाद रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है। आई होप अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए, एसिमिलेशन का मतलब ही होता है स्वांगीकरण, मतलब जो भोजन जो आया है, जो भोजन हमारे शरीर ने ग्रहण किया है उसका स्वांगीकरण, एसिमिलेशन होना। ठीक है, चलिए, अब हम आपसे फिर से आगे बात करते हैं जरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सिंपल यहाँ पे एक बात है, हमारे नीजल जो है, नेजोफेरिंग्स, फिर नोज, फिर हमारी जो है ना इनहेल की हुई एयर जो है वो लैरिंग्स तक पहुंचती है, लैरिंग्स से भी पहले होता है फेरिंग्स,
फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू जहां से फूड भी पास होता है, जहां से हमारी ऑक्सीजन यानी कि अदर गैसेस भी पास होती हैं, वो है फेरिंग्स। देन उसके बाद क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सिंपली लैरिंग्स से होते हुए फिर क्या होती है? श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल। अब मेन पॉइंट जहां हमें पहुंचना है, यानी कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे लंग्स की, वो है एल्वुलाई। ये एल्वुलाई क्या होती है, ये आपको समझना है, ठीक है? क्योंकि ये चीजें तो आपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ी है। रेस्पिरेशन की शुरुआत जो है वो एल्वुलाई से होती, कैसे? अब यहाँ पे आपने समझा बेसिकली इतने सारे रास्तों से, नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, देन फेरिंग्स, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद हमारा वॉइस बॉक्स, यानी कि फिर उसके बाद हमारी ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल। आप देख रहे हो हमेशा छोटे 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 होते जा रहे हैं चीजें, और क्या होती जा रही? फाइन होती जा रही, और लास्ट में ये ब्रोंक्यूल से जुड़ी है हमारी बैलून लाइक, वेरी थिन, वेरी थिन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं, और हिंदी में इन्हीं का नाम होता है कूपिकाएं। अब इनका काम क्या है? चलो इसके लिए मैं लेती हूँ एक स्लाइड, बहुत एक ब्लैंक स्पेस लेती हूँ, तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में। एक्चुअली में बेटा ये जो एल्वुलाई है ये बहुत थिन है, कुछ इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर है। अभी तो आपको जितने बड़ी दिख रही है मैं ड्रॉ करे, एक्चुअली में तो बहुत फाइन होती हैं, और वेरी वेरी थिन मेम्ब्रेन होती है इनकी। ये जो एल्वुलाई है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वेरी थिन मेम्ब्रेन, वेरी थिन मेम्ब्रेन होती है। होता है ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, एक्चुअली में रीजन क्या है इसके पीछे का, कि इन एल्वुलाई के साथ जुड़ी होती है हमारी, इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होती हैं? ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये भी बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस होती हैं, ये भी वेरी थिन मेम्ब्रेन होती है इनकी भी, है ना? वेरी फाइन, एकदम थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। होता क्या है? जब लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आती है और इन बलून्स में फिल होती है, यानी कि ऑक्सीजन जब फिल हो जाती है इन एल्वुलाई में, तो ये क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन को इस ब्लड वेसल्स में दे देती है। साथ ही ब्लड वेसल्स अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर के आ रही है। क्यों लेकर के आ रही वो मैं भी आपको बताऊं, क्योंकि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो आफ्टर रेस्पिरेशन क्या होता है कि फूड का जो यूटिलाइजेशन के साथ साथ एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ये क्या करेगी? उससे ऑक्सीजन लेगी, यानी कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलाई में भर जाएगी वापस से। एक बार बलून पचकेगा, क्यों श्रिंक करेगा? क्योंकि रिलीज करेगा ऑक्सीजन, और दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी वापस। अब सोचोगे कि मैम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में भरी उसका होगा क्या? ये जब फिर तो हम एक्सेल भी तो करते हैं ना, जब हम एक्सेल करते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं ना। बात आई समझ में? जिस तरह से हम इनहेल करते हैं तो बहुत सारी गैसेस अंदर आती है, अलोंग विथ ऑक्सीजन भी आती है, यूटिलाइजेशन ब्लड में तो ऑक्सीजन ही मिलती है। सेम डेट कार्बन डाइऑक्साइड अब होगा क्या? हम एक्सेल करेंगे। अब आपको लगेगा कि मैम ये प्रोसेस, देखो बेटा ये बड़ा ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, साइमल्टेनियसली अपने आप होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल है। हम कभी गिन के सांसें नहीं लेते, ना हम सोच के सांस लेते, समझ रहे हो ना? ये टोटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होता है। एक बारी ऑक्सीजन ब्लड में मिली और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से इसमें जाकर के इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में फिल हो गई। आई होप आप मेरी बात समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब आपको क्या सोचना है कि ये जब ऑक्सीजन आई तो काम बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमारे ब्लड में कौन है? एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के हर एक सेल तक पहुंच जाएगी ऑक्सीजन। यही तो चाहिए, यही ऑक्सीजन तो चाहिए ग्लूकोज को। सबसे पहले सबके पास ब्लड एक बार ही गया था, मतलब जस्ट ऐसा की चीजें तुम्हें याद रहे, एक चक्कर काटा पूरे ब्लड ने, और भाई इतना बड़ा हमारे पास है भी तो ना हमारा हार्ट पंपिंग स्टेशन,
एक बारी ब्लड ने फटाफट सबको ग्लूकोज दे आया, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। फिर आया लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब करो अपना काम, सब कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, सबको मिल रही एनर्जी। और उस एनर्जी से तुम क्या कर रहे हो, हम बोल रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारे शरीर में डाइजेशन भी हो रहा है, हम खड़े भी हैं, हम लिख भी रहे हैं, सारी कुछ हम एनर्जी से ही तो कर रहे हैं ना। तो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है पूरा रेस्पिरेशन का एक्चुअली में मोटिव, कि कैसे कैसे होता। बट ये इतना ही नहीं है, चीजें और भी हैं। और मैंने आपको डे वन ही जब लाइव प्रोसेस बताया था, तो मैंने एक चीज बताई थी कि सारे सिस्टम्स जो है ना बड़े ऑर्गेनाइज्ड है, और सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तुम मेरे को बताओ ना भाई, अगर ये डाइजेस्टेड फूड नहीं पहुंचता हर एक सेल तक, तो ऑक्सीजन पहुंचने का कोई फायदा होता नहीं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो पहुंचाता ही कौन, ठीक है ना। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता तो ऑक्सीजन आती ही कैसे। आई बात समझ में ना। आई होप अब क्लियर होंगी आपको चीजें, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग एक पैसिव प्रोसेस है, जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी, रेस्पिरेशन की, तो वो कैसा प्रोसेस है, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस। एक काम भी कर लेते हैं फिर से, हालांकि ये तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही है, बट फिर भी चीजें रिवाइज करो और क्रिस्टल क्लियर करो। दोनों चीजों में डिफरेंस है भाई, क्या है, ठीक है। ब्रीदिंग कैसा है, ये एक पैसिव प्रोसेस है बेटा। कैसा प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। पैसिव का मतलब ये है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती, नो एनर्जी रिलीज, ठीक है, नो एनर्जी रिलीज, ठीक है। अभी मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में चीजें आपको बता रही। ये कैसा प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें एंजाइम नहीं इन्वॉल्व होते, नो एंजाइम इन्वॉल्व। यहाँ पे होता है एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में। ये क्या होता है, ये केवल और केवल एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ये कैसा है, ये केवल और केवल एक्स्ट्रा सेलुलर है। जबकि ये कैसा है, ये एक्स्ट्रा भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस भी है, एंड ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस भी है। एक्स्ट्रा होने के साथ साथ ये कैसा है, स्पेस नहीं है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं भाई। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है ये, ठीक है। चलिए, आई होप अब आपको बेसिक बेसिक चीजें मैंने अच्छे से समझा दी। चलिए, अब आगे चलते हैं भाई। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है। इनहेलेशन में क्या होता है, एक बात बताओ, जब हम सांस लेते हैं, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करती है, मसल सेल्स अटैच, जो रिब्स, रिब क्या है, एक हड्डियों का बना हुआ पिंजड़ा है ना, जिसके अंदर हमारा हार्ट, हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारा ब्रेन हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। तो रिब केज के साथ जुड़ी हुई मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती, क्यों, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी तो जो चेस्ट है वो अपवर्ड आउटवर्ड मूव करेगा। और क्या होगा ऐसे करने से अंदर, क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ गया, एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जब भी एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो एयर होगी वो लंग्स में फिल हो जाएगी। सेम डेट जब हम एक्सहेलेशन की बात करते हैं, एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, थोरेसिक कैविटी अपनी पोजीशन पे रिटर्न आती है, वापस आती है। मसल्स जो है रिब्स के साथ जुड़े वो रिलैक्स करते हैं। अब जो चेस्ट है वो अपनी पोजीशन पे आया, और एयर कैविटी, एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज किया है ना। अभी क्या हुआ था, एक्सपेंड हुआ था आउटवर्ड। अब जो अपने रिलैक्स पोजीशन में आया तो वॉल्यूम कम हुआ। जब भी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो एयर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जगह कम हुई तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकलेगी, है ना।
क्या होगी, बाहर निकलेगी, एक्सेलेशन होगा। आई होप ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बारी के लिए आप लोग सब लोग इसको देख लीजिए, फिर आप इसे बाद में आराम से इजिली आप नोट भी कर पाओगे, सभी को दिख रहा होगा इजिली। तो ये हो गया इनहेलेशन और एक्सेलेशन की बात। अब हम चलते हैं आगे भाई, कि ये सारी चीजें तो हुई, अब हम डिस्कस करते हैं। इस चीज को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि अभी के पॉइंट पे आपको समझ नहीं आएगा, मैं लूंगी अभी आपके साथ में एक ब्लैंक स्लाइड, और वहां पे फिर सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन भी आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा पहले समझते देन उस चीज को समझेंगे। बेटा जो रेस्पिरेशन है यानी कि श्वसन है, वो दो तरीके से होता है। आई होप रेस्पिरेशन है क्या, इम्पोर्टेंस क्या है, मोटे मोटे तौर पे क्या क्या होता है, ये आपने समझ लिया। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम पढ़ के ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में आए हैं, बट मुझे ये समझाना था कि भाई अल्टीमेटली इनहेलेशन से ही चीजें शुरुआत होती हैं, क्योंकि इनहेलेशन के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है शरीर के, देन फिर उसको ब्लड में मिलता है, देन रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, चलिए अब बात करती हूँ मैं ऐसे आपसे कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की है बेटा, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। एरोबिक से मतलब क्या होता है, वायवीय श्वसन। एरोबिक की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगी कि एरोबिक का मतलब हो गया हिंदी में वायवीय। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। या अवायवी से मतलब है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अवायवी एनएरोबिक। क्लियर हुई मेरी बात। अब एक बात समझना, अगर हम बात ह्यूमन बीइंग की करें, हम हमारी बात कर रहे हैं, तो एक चीज क्लियर आपको करनी है कि हम सब में एरोबिक रिस्पिरेशन भी होता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन भी होता है, नंबर वन बात। नंबर टू बात ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ज्यादा इफिशियंट है इन कंपैरिजन टू एनएरोबिक। हम इफिशियंट कब कहते हैं किसी चीज को, इफिशियंट हम तब कहते हैं जब वो चीज बहुत ज्यादा क्या हो, अच्छे से काम करे, हमें ज्यादा एनर्जी दे, तो वो ज्यादा इफिशियंट है। भाई अगर मैं कह रही हूँ कि कोई पर्सन है वो 2 घंटे में किसी टास्क को कंप्लीट कर रहा है, कोई दूसरा बंदा जो है वो 20 घंटे में सेम टास्क को कंप्लीट कर रहा है, तो अगर दोनों में सेम एज ग्रुप के हैं, सारी चीजें सेम है, तो मैं ज्यादा इफिशियंट किसको कहूंगी, जो 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। सेम डेट रिस्पिरेशन दोनों हो रहे हैं हमारे शरीर पे, एरोबिक भी होता है एनएरोबिक भी होता है, बट एरोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, सो डेट कह सकते हैं कि एरोबिक इज मोर एफिशिएंट देन एनएरोबिक। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी चीज क्या है, अब ऐसा आपके मन में होना चाहिए कि जब एरोबिक की आप इतनी तारीफ कर रहे हो कि ये इफिशियंट भी है, ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो मैम एन एरोबिक की जरूरत कहाँ है और ये होता कहाँ पे है। ठीक है ना, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात, इतना तो आप अब तक समझ ही गए हो कि एरोबिक बिल्कुल वही लंग्स के थ्रू ही हो रहा है ना, ऑक्सीजन ब्लड में मिल रही। देखो होता क्या है, वैसे तो एरोबिक ही होता है हमारे शरीर में, लेकिन जिस टाइम पे हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई स्टारनस एक्टिविटी करते हैं, उस टाइम पे हमारी शरीर को यानी कि बॉडी को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती। जब उसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हमारा शरीर करता क्या है, बेसिकली वो ऑर्गन, जैसे मैं कहूँ मैं दौड़ रही हूँ, बहुत तेज दौड़ रही हूँ, अपनी जान बचा के भाग रही हूँ, ठीक है ना, किसी भी रीजन से हो सकता है, मान लो कोई भी वजह हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, अब मैं तेजी से दौड़ रही हूँ तो मेरे पैरों की मसल्स को, बेटा बहुत अच्छे से चीजों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एकदम आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको भी उतनी ही मन से पढ़ना है। अब हमारे पैरों के मसल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्यों? अच्छा तुम खुद बताओ, जब भी भागते हैं दौड़ते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट तेज हो जाती है ना, हम हांफने क्यों लगते हैं? क्योंकि शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ब्रीदिंग रेट अपने आप फास्ट हो जाती है, सो डेट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आए। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी, ब्लड उतनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को पहुंचाएगा हर एक सेल तक, उतनी जल्दी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी तो चाहिए ना अल्टीमेटली। अब जब तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पैरों की या हाथों की पर्टिकुलर ऑर्गन जो भी इन्वॉल्व है, so, मैं जैसे एग्जांपल ली थी कि मैं भाग रही हूँ, तो पैरों की मसल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, यानी कि मेरी जो लेग मसल्स है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि वहां पे क्या होगा, या वहां पे ऑक्सीजन की उतनी प्रेजेंस नहीं, अब ऑक्सीजन नहीं हो रहा होता तो एरोबिक की जरूरत ही थी, हमें एनारोबिक की जरूरत ही क्या पड़ती। अब वहां पे इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी लेग मसल्स में एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगा। जब एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है, थोड़ी ही एनर्जी रिलीज होती है, 2 एटीपी,
बट वही बात है ना कि जब जरूरत है तो थोड़ा भी काफी ही माना जाता है, ठीक है ना। तो फिर एरोबिक के साथ साथ एनएरोबिक हमारे शरीर में कब होता है, आपको समझ में आई बात। इसी तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में भी होता है। हाँ बिल्कुल, ईस्ट, वही ईस्ट जो एक फंगस है। होता क्या है, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, किंडवन प्रोसेस होता है, वही फर्मेंटेशन जिसके थ्रू तुम बेकरीज में, हमारे बेकरीज में मफिन्स बनते हैं, केक बनते हैं, इवन घरों में डोसे बनते हैं। तो वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें भी एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। अब क्या होता है वहां पे, जैसे कि हमारी मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा था तो लैक्टिक एसिड बन रहा था, बट फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। मैं अभी आगे भी आपको ये चीजें लिख के भी मैं दिखाऊंगी, बट अभी आप समझ पाए ना कि एरोबिक और एनएरोबिक हमारे शरीर में दोनों कैसे होते हैं, और एनएरोबिक ईस्ट और मसल सेल में भी होता है, ये भी समझे। अब डिटेल में देखते हैं। ये जो एरोबिक होता है ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पूरी तरीके से ग्लूकोज का। ये बात याद रखिएगा, अभी मैं आपको ये चीज प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि एरोबिक में किस तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। यानी कि दो दो जगहों पे जाके कंप्लीट हो पाता है। ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, 36 एटीपी। एटीपी बोले तो करेंसी है भाई एनर्जी की। ये होता कहाँ पे, ह्यूमंस में होता है, मतलब लिविंग बींग्स में हो सकता है, एनिमल्स में भी होता है एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है। यह केवल केवल साइटोप्लाज्म में होता है, मात्र 2 एटीपी रिलीज होती है। ईस्ट में भी होता है और साथ ही साथ हमारी मसल सेल में भी होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ वाला अभी फिर से थोड़ी देर आप रुको, मैं इसको समझाती हूँ, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब हम चलते हैं, जो हम सीखा है, जो मैंने आपको बताया है, अब उसको करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। चलो, तो अभी मैं आपको साथ डिस्कस करने चल रही हूँ क्या, एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। किसको डिस्कस करने चल रहे हैं हम आपके साथ में, एरोबिक रिस्पिरेशन को बहुत ध्यान से सबको समझना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो होता है ये हमारे साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो बेटा जो एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। बेटा लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज का टूटना। अच्छा एक बात तो क्लियर है ना, ये तो मैं स्टार्टिंग से क्लास के बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनर्जी रिलीज। तो ऑब्वियस सी बात है वही चीज तो अब यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ग्लाइको का मतलब होता है बेटा ग्लूकोज। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या भाई, एक मिनट में चेक कर लू, आई होप सब आवाज वगैरह आप तक क्लियर आ रही होगी। तो ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर व्हाट, रिलीज ऑफ एनर्जी। होता क्या है बेटा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होता है नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। हमें इस स्टेप पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है ग्लाइकोलिसिस में। ये होता कहाँ पे है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। साथ ही साथ एक चीज और आपको समझनी है, यहाँ पे होता क्या है, एक ग्लूकोज, वन ग्लूकोज, वो ग्लूकोज जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। जब इन 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो बनते हैं हमारे 2 पाइरुवेट। क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बनते हैं। पाइरुवेट बेटा एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। बहुत ध्यान से आपको समझना है। साथ ही साथ यहाँ पे रिलीज होती है 2 एटीपी एनर्जी। एटीपी अगेन बोल रहे हो, करेंसी ऑफ एनर्जी। अब मेरी बात को फिर से समझो, यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस में एक कार्बन, एक ग्लूकोज था, 2 पाइरुवेट में बदला। क्यों क्यों, क्योंकि ग्लूकोज है 6 और उधर भी 6 के लिए 2 पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। पाइरुवेट इज अ सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसमें कार्बन नंबर्स कितने हैं,
3 कार्बन का कंपाउंड है, 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या होगा भाई इसके बाद? अब इसके बाद जो सेकंड चीज होती है वो होती है, सेकंड प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे होता है सबसे पहले इसमें समझना है। इसमें नीड ऑफ ऑक्सीजन होती है भाई, लेकिन ये होता कहाँ पे? अकर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया समझते हो ना आप सभी लोग? हमने 9th में पढ़ा भी था सेल चैप्टर में। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सोचो, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल है क्योंकि इसी के अंदर हो रही क्रैप साइकिल। और अभी देखना कितनी एटीपी बनाई जाएगी। अकर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? नीड ऑफ ऑक्सीजन होगी, नीड ऑफ ऑक्सीजन होती है। और ये क्या करता है? देखो भाई, ये करता है पायरुवेट को ब्रेक डाउन करता है भाई। जो पायरुवेट बना था ग्लाइकोलिसिस में, उस पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन हो करके वो पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 36 एटीपी में। किसमें हो जाता है कन्वर्ट? 36 एटीपी रिलीज होते हैं। अब बताओ मेरे को, 2 एटीपी वहां पे, 36 यहाँ पे, टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बने। डेट इज मच मच बिगर देन एनएरोबिक। एनएरोबिक में तो टोटल 2 ही बनते थे। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर आपसे पूछा जा रहा है क्रैब साइकिल में, देन ओनली 36 एटीपी, टोटली 38 एटीपी, 38 एटीपी। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको एनर्जी ही तो चाहिए। वो चीज हो गई यहाँ तक। आई होप अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो अभी आपको ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल समझ में आई। हालांकि ये सिर्फ इतना इजी भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं, आगे के लिए भी तैयार कर दूं आपको। अभी तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि बेटा अभी आपके लेवल पे आपको इतना ही जानना जरूरी है। अदरवाइज दीज क्रैब साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस आर वेरी वास्ट टर्म्स। बहुत कुछ होता है इनमें। चलो, अब हम बात करते हैं आपसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। एरोबिक तो हो गया। अब इसमें कैसे होगा, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं भाई। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अगेन मैं बोल रही हूँ भाई, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी क्या होगा? देखो, ये 2 जगहों पे होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक तो होता है इन ईस्ट, ठीक है। जब भी ये ईस्ट में होता है तो क्या होता है? ये याद रखिएगा, जब ये ईस्ट में होता है तो ये होता है अकर्स इन साइटोप्लाज्म, है ना। जब ये ईस्ट में होता है तो अकर्स इन साइटोप्लाज्म होता है। दूसरी चीज बेटा क्या होती है? टर्म्ड एज, इसको कहते क्या है हम? बड़ा फैमिलियर नाम है, हमने सुना तो है। इसको कहते हैं टर्म, जब ईस्ट में होता है तो इसको कहते हैं टर्म्ड एज फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। सेम डेट अगर मैं आपसे बात बोलूं तो यहाँ पे होता है एक्चुअली में क्या है? यहाँ पे होगा सिंपली ये कि ये जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन होगा उसका, और कितनी एटीपी निकलेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा, पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद बनेगा एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OH होता है। साथ ही साथ 2 एटीपी निकलती है, एनर्जी। ठीक है, तो ये तो एक तो हो गया क्या, इन ईस्ट अगर मैं बात करूं। आई क्लियर हुई बात? क्या बना? पायरुवेट से एथेनॉल बना, 2 एटीपी एनर्जी भी रिलीज हुई। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे अगर बात करूं कि अगर सेम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो, इन मसल सेल हो, तो क्या होगा? जब ये मसल सेल में होता है तो क्या होता है भाई? तो फिर से वही बात आती है कि ये जो पायरुवेट है ये भी कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा वैसे तो। ठीक है ना, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, नीचे लिख लेते हैं, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा इसमें, लेकिन यहाँ पे एथेनॉल नहीं बनेगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा। ये क्या है? ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है ना, वो क्या था? एथेनॉल 2 कार्बन का कंपाउंड था। साथ ही यहाँ पे भी 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर हुई बात? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और कहाँ कहाँ मिलता है? ईस्ट में देखने को मिलता
है ना। ये कुछ बैक्टीरियाज में भी देखने को मिलता है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन takes place in yeast, muscle cell and in some बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देन आपको अच्छे से समझ में आएगा चीजें जो मैं आपको फर्स्ट फ्लो चार्ट दिखा रही थी ना। अब आप यू आर गुड टू गो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स। ठीक है ना, कि कैसे भाई ये ग्लूकोज 6 कार्बन का था, साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बना। एक चीज और मैंने आपको वैसे बताई था कि पाइरूवेट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है। ठीक है ना, ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था ना कि अकर्स इन साइटोप्लाज्म, एक ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर के पाइरूवेट बना रहा है। तो यहाँ पे पाइरूवेट का क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से। लेकिन क्रैब्स साइकिल में क्या हो रहा है, इसी पाइरूवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है ना। जो चीजें यहाँ पे समझाई अब आपको अच्छे समझ में आएंगी कि देखो कैसे पाइरूवेट बना और एनर्जी, लेकिन एनर्जी कितनी थी, 2 एटीपी थी। अब क्या हुआ, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में, मैंने आपको बताया था एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ये एथेनॉल 2 कार्बन का कंपाउंड है। लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलेगी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे कहानी देखो क्या है, यहाँ पे जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा जो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में है, जो कि क्रैब साइकिल है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस वाटर बना प्लस एनर्जी बनी। अब मेरी बात सुनो, देखो ये था 1 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो ये भी क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 1 कार्बन का कंपाउंड। यानी कि सॉरी 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 ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और ब्रेक डाउन होकर के 1 कार्बन का कंपाउंड बना। यानी कि टोटली क्या हो रहा है, पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तभी तो 6 कार्बन 1 कार्बन में टूट गया। अब तुम मिला के देख लो, यहाँ पे क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं। यहाँ पे ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, लेकिन एक अकेला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 कार्बन का है। 6 कार्बन से 1 कार्बन, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई भी था, कंप्लीटली मेटाबोलाइट, मैंने कहा था अब आपको सिखाऊंगी आगे। समझ में आए कि ये लाइन क्यों लिखी थी, एक एक बात का महत्व है, बस समझ सको। चलो भाई अब आगे चलते हैं। Exchange of gases takes place inside the lung. This process happens by the simple diffusion, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स इन द लंग ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर प्रेशर। क्योंकि भाई प्रेशर का जो डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वेलाई में मिलती है, ऑक्सीजन फिर ब्लड से होते हुए हर जगह पहुंच जाती है। दीज गैसेस इज अपोजिट टू ईच अदर, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, अपोजिट टू ईच अदर, सिंपल सी बात है। फिर आगे चलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन डेंस नेटवर्क ऑफ वेरियस एयर सैक्स, जिनको क्या कहते हैं, छोटे छोटे बैलून लाइक around the lungs. At this time, the oxygen in the air press passes through the walls of the fine veins and reaches the blood. Under this, oxygen is transported to various cells of the body through the red pigment hemoglobin found in the blood. तो ये तो हो गया पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब आगे चलते हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है ना, अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना है ये भी हम देखते हैं। द सिस्टम दैट कंटिन्यूअसली सप्लाइज द फूड, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस टू ह्यूमंस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सिस्टम जिसके थ्रू फूड, ऑक्सीजन और जरूरी चीजें ह्यूमंस के अंदर सप्लाई होती, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम इसी को पढ़ने चल रहे हैं। भाई यही वो ब्लड है जो सब कुछ लेकर के चल रहा है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, 9th में पढ़ा है। चीजें देखो इंटर रिलेटेड कितनी ज्यादा है, वहां पढ़ा था ना, सीखा था ना। फ्लूइड इज ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी उत्तक है। तभी तो अपने साथ बेचारा, क्या क्या बेचारा तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर का एक तरीके से बड़ा ही इंपॉर्टेंट हीरो है ना। चलो अब बात करते क्या,
ये फूड को, ये ऑक्सीजन को, इसेंशियल सब्सटेंसेस को, एंजाइम्स को, ये वेस्ट मटेरियल को, ये गैसेस को, ये हॉर्मोन्स को, ना जाने कितनी चीजों को ये अपने साथ कैरी करता है और सबको सब सही जगह पहुंचा भी देता है। चलो अब बात करते हैं भाई हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, और जैसे ही बात सर्कुलेटरी सिस्टम की आती है तो यहाँ पे भाई तीन बड़ी इंपॉर्टेंट सुपर डुपर चीजें हैं। एक है हमारा हार्ट, हाँ हमारा हृदय, हमारा दिल। दूसरा है ब्लड वेसल्स जिनमें आते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। और तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम, वही वही हमारा ब्लड एंड लिम्फ। अब यहाँ लिखो, बोलोगे ब्लड और लिम्फ एक साथ है, भाई ब्लड भी, सॉरी 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 सॉरी, लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ का भी काम क्या है, लिम्फ भी अपने साथ बहुत सारी चीजों को क्या करता है, कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बट लिम्फ में जो है वो प्रोटीन कम होता है। चलो बट अभी उसकी बारी बाद में आएगी, सबसे पहले बात करते हैं हार्ट के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में। तो चलो भाई हार्ट के बारे में करते हैं डिस्कस। बहुत सारी चीजें हैं हार्ट से रिलेटेड मुझे आपको बताने के लिए। सबसे पहली बात अगर मैं हार्ट की करूं तो हार्ट का जो वजन है वो लगभग लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है हार्ट के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो वजन होता है वो लगभग लगभग 300 ग्राम होता है अप्रोक्स में। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम डॉट 300 होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये कहाँ पे होता है, ये हमारे थोरैसिक कैविटी में रहता है। कहाँ रहता है, थोरैसिक कैविटी में रहता है सिचुएटेड, थोरैसिक कैविटी में होता है। ठीक है भाई, चलिए, यानी कि वच्छीय गुहा, हिंदी में इसी थोरैसिक कैविटी को हम क्या कहते हैं, वच्छीय गुहा कहते हैं। दूसरी चीज क्या है भाई, ये जो है, जो कहते हैं ना दिल बाएं तरफ होता है, नो 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 नॉट एक्चुअली। ये जो होता है टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट होता है। क्या होता है ये, टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, एक्चुअली में बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है, टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो भाई, और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ह्यूमन हार्ट की बात हो रही बेटा, यहाँ देख लो ह्यूमन हेडिंग है। 4 चैम्बर होते हैं जिसमें क्या होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं। ऑरिकल का मतलब बेटा आलिंद होता है, और 2 वेंट्रिकल होते हैं जिसका मतलब होता है निलय। ठीक है ना। तो क्लियर रखना है आपको एक चीज कि 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 300 ग्राम वजन है, थोरैसिक कैविटी में है, लेफ्ट की ओर झुका हुआ है। 4 चैम्बर है, 2 आलिंद और 2 निलय है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑरिकल को बेटा हिंदी में आलिंद बोलते हैं, और वेंट्रिकल को निलय बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आर्टरीज की बात करें तो इनका काम क्या है, जो आर्टरीज है इनको हम कहते हैं धमनी, वेन्स को हम कहते हैं शिरा। जो आर्टरीज है ये क्या करती हैं, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, किधर से किधर की ओर, ये हार्ट से टूवर्ड्स ऑल द बॉडी पार्ट्स, यानी कि हृदय से हर एक बॉडी पार्ट्स तक ये शुद्ध रक्त को लेकर के जाती हैं। कौन, आर्टरीज यानी कि धमनी। लेकिन केवल और केवल एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो क्या कैरी करती है, और अनऑक्सीजनेटेड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मैं इसको वो नहीं करती हूँ, नहीं तो यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि एक्चुअली में ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, सभी ऑक्सीजन रिच कैरी करती हैं, लेकिन ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड। सेम डेट वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, बट पल्मोनरी वेन जो है ये एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, ये अभी थोड़ी देर में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो क्या, कि arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood, but pulmonary artery is an exception which carry deoxygenated blood. On the same way, pulmonary vein is an exception which carry oxygenated blood. बिल्कुल अपने मेन स्ट्रीम से अलग काम कर रही है, सबके विरोध में काम कर रही है। ये कहाँ पाई जाती है,
सॉरी, अगर मैं आपसे बात करूं, ये कहाँ पाई जाती है? बीनीथ द टिश्यू पाई जाती है। इनमें वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। शिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं। और ये कैसी होती हैं? ये आपकी लेस फ्लेक्सिबल होती है, जबकि आर्टरीज ज्यादा फ्लेक्सिबल होती, होना भी चाहिए, क्योंकि आर्टरीज को क्या करना है भाई? हार्ट से पूरा ब्लड पंप करना है पूरे शरीर में। ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है, ज्यादा थिकर भी होना जरूरी है, जबकि ये उतनी थिक नहीं होती है और कम फ्लेक्सिबल होती है। इनमें क्या पाए जाते हैं? वॉल्व पाए जाते, कपाट पाए जाते। क्यों? वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। चलिए, अब ये तो अभी आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये समझ में तब आएगा जब मैं अब आपको एक पूरा समझाऊंगी कि हाउ दिस हैपन। ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हमारे हृदय से शरीर के एक एक अंग तक रक्त की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होता है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 15 मिनट तो किसी का ध्यान कहीं इधर उधर होना ही नहीं चाहिए। देन यू आर गुड टू गो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अभी अगर भटके तो फिर तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, चलो तो ध्यान से पहले देखते क्या है, क्या बताने जा रही हूँ मैं। ये है हमारा हार्ट, जिसमें क्या है? 4 चैम्बर है। अब ये कहो कि मैम हार्ट वैसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इससे समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। आई होप अब आप इतना तो समझ ही रहे हो, क्योंकि मैंने अभी बता रखा था पीछे ही। ऑरिकल मतलब आलिंद होता है, और एल ए मतलब लेफ्ट ऑरिकल। तो आई होप इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो फिर भी मैं लिख ही देती हूँ। एल ए का मतलब है लेफ्ट ऑरिकल, वहां पे स्पेस नहीं है ना, फिर बेटा बहुत सारी चीजें वहां बतानी है। यानी कि बाया आलिंद। ठीक है, सेम बात करूं, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल मतलब दायालिंद। सेम डेट अगर मैं बात करूं, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बाया निलय। लेफ्ट, सॉरी सॉरी, राइट, फिर से, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल सही किया मैंने। अब मुझे लिखना चाहिए लेफ्ट ऑरिकल, है ना? राइट वेंट्रिकल लिखना चाहिए। राइट वेंट्रिकल मतलब दाया निलय। ठीक है, चलिए, चलो अब ये पोजीशन तो समझ में आई ना सबको कि कैसे होता है। लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल। आप बहुत बहुत ध्यान से सुनना है। ये है हमारा शरीर, जिसको हम कहते हैं बॉडी। ये है हमारा लंग्स, जो लेकर के आता है ऑक्सीजन। होता क्या है? शरीर के निचले हिस्से से इंफीरियर वेना कावा, नाम सुन के डरना नहीं है बिल्कुल भी। निचले हिस्से से इंफीरियर वेना कावा और ऊपरी हिस्से से सुपीरियर वेना कावा। शरीर के ये है, इसको मैं दूंगी नाम इंफीरियर वेना कावा, और इसको नाम दूंगी सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा। ऊपरी हिस्से से सुपीरियर वेना कावा, निचले हिस्से से इंफीरियर वेना कावा। ब्लड कहाँ पे लेके आते हैं? राइट ऑरिकल में लेके आते हैं। वेना कावा को बेटा हिंदी में महाशिरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशिरा। क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिराएं कैसी होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो एक बात बताओ, ये दोनों अपने साथ क्या कैरी करके ला रही होंगी? ये दोनों मिल करके लेके आ रही होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आप कई जगह सुनोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त से केवल और केवल मतलब यहाँ पे ये है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन रिच नहीं है, वो ब्लड ऑक्सीजन रिच नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी कि शरीर के निचले हिस्से से
इंफीरियर महाशिरा, ऊपरी हिस्से से, कमर से ऊपर से हिस्से से सुपीरियर वेना कावा ले आई, सारे के सारे रक्त को हमेशा समेट करके कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। ठीक है, हार्ट के राइट ऑरिकल में। अब ध्यान से समझिएगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। जब ये ऑरिकल्स में ब्लड फिल होता है तो कुछ समय बाद ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं तो ब्लड फिल होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये कपाट वॉल्व ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ये वॉल्व ओपन होते हैं, सारा का सारा ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में भर जाता है। अब बात को समझना है आपको, ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। समझी मेरी बात? रिलैक्स था, ब्लड फिल हुआ राइट ऑरिकल में, जब फिल होने के बाद राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के समय पे दरवाजे खुले। ये जो है इसको कहते हैं वॉल्व। ये कैसा वॉल्व है, बेसिकली ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। क्या है ये, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला, और इस वॉल्व के ओपन होने से वॉल्व का जो ब्लड है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ से सारे के सारे ब्लड को, क्योंकि ब्लड का शुद्ध होना, प्योरीफाई होना भी अब उतना ही जरूरी है, अब इस ब्लड को कौन लेकर के जाएगा लंग्स तक, वही लेकर के जाएगा जो अपवाद थी। वो क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये इसका नाम, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कोई और नहीं, ये वही अपवाद है जो एक अकेली आर्टरी थी जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती थी। अब ये सारा अशुद्ध ही तो है, यहाँ से डीऑक्सीजन, यहाँ ये है, और ये भी क्या हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गई। कहाँ लेके गई, हमारे लंग्स तक। अब तो पता ही है आपको कहानी, लंग्स में फिर एल्वुलाई होंगे, ऑक्सीजन मिल जाएगी आके। अब भाई जब लंग्स से ये ब्लड निकलेगा नहा धो करके, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका प्योर ब्लड। अब यहाँ से जो ब्लड आए निकला वो क्या हुआ, प्योर ब्लड हुआ। और वो ब्लड अब कहाँ एंट्री लेगा, वो ब्लड एंट्री लेगा लेफ्ट ऑरिकल में, है ना। ये कैसा ब्लड है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी इसको लाने वाला कौन है भाई, इसको भी लाने वाला कोई और नहीं, एक अपवाद है। जो कौन थी, अब गैस कर लो, वो है पल्मोनरी वेन। कौन है, पल्मोनरी वेन है, जो कि एक अपवाद है, एक अकेली वेन है जो शुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल से। अब हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया भाई, शुद्ध रक्त कहाँ पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। लेकिन दिक्कत तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ऑरिकल में तो ब्लड नहीं रखना, ब्लड तो पूरे शरीर में पहुंचाना है। तो अब लेफ्ट ऑरिकल में अगेन वही होगा, यहाँ पे इनके बीच में होते बाइकस्पिड वॉल्व। जब ये रिलैक्स था तो वॉल्व ओपन थे और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फिल हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो, सॉरी, तब वॉल्व क्लोज थे, ये रिलैक्स था, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फिल हुआ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्व ओपन होंगे और ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कौन लेकर के जाएगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के जाएगी हमारी कोई और नहीं, एरोटा। अब ये एरोटा कहाँ पे पहुंचाएगी, सारे के सारे ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी पहुंचाएगी। कौन, हमारी एरोटा। अब इसको कहते क्या है, एरोटा को महाधमनी। क्यों महाधमनी, क्योंकि इतना विशेष कार्य कर रही है, हमारे पूरे शरीर को, बॉडी तक ये शुद्ध रक्त लेके जा रही है। ये क्या करती है, ये करेगी कैरी, क्योंकि अब यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड आया तो बाहर भी तो ऑक्सीजनेटेड निकलेगा, तो ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अपने साथ में, कौन, एरोटा। और इस तरह से अब ब्लड कहाँ गया, हमारे पूरे शरीर में। कौन भेज रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ पे, हार्ट में। हार्ट ने पंप कर दिया पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को। ठीक है, अब पूरे बॉडी में हेड टू टू शुद्ध रक्त
पहुंच गया। ये प्रोसेस अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बट बेटा ये बड़े आसान जी से ये सारी चीजें हमारे शरीर में होती रहती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों कहते हैं इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि एक्चुअली में जो है हमारे हृदय से रक्त दो बार होकर के गुजरा। तुम खुद ही सोचो, एक बार हृदय के इस हिस्से से, तो एक बार हृदय के इस हिस्से से, लेकिन हृदय तो एक ही है। एक ही हृदय के दो भागों से, अलग अलग भागों से हृदय दो बार गुजरा, इसलिए इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर होंगी सारी चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो। बॉडी में ऊपरी बॉडी से सुपीरियर वेना कावा नामी है महाशिरा ले आई अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा भी ले आई, दोनों आके जुड़ गई और जुड़ करके कहाँ पहुंचाया? राइट ऑरिकल में हमारे अशुद्ध रक्त को पहुंचाया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था ट्राइकस्पिड वॉल, जिसकी वजह से राइट ऑरिकल से ब्लड अब कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब आया तो पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहा कि भाई अब जरूरत हो गई है कि तुम इसको सही करो, लंग्स इसमें ऑक्सीजन मिलाओ। लंग्स ने ऑक्सीजन मिलाया, ब्लड साफ हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। पल्मोनरी वेन ने कहा मैं लेकर के जाती हूँ। तो वो लंग्स ने कहा भी नहीं कि तुम तो वेन हो, तुम तो अशुद्ध रक्त लेके जाती हो, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक अपवाद हूँ। लेफ्ट ऑरिकल तक ले आई ब्लड को क्लियर करके, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी अरुटा ने पूरे शरीर में पहुंचा दिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने चीजें देखी, अब इनको हम ऐसे देखते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज लाइक अ पंप दैट सर्कुलेट ब्लड, द मस्कुलर ऑफ द वेंट्रिकल इज थिकर। वेंट्रिकल की जरूरत है ज्यादा मोटी होने की, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल ही है जो क्या कर रहा है, जो कि पूरे भाई लास्ट में तो तुम देख रहे हो ना, देखो ना यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल था ना, अल्टीमेटली सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं तो पहुंचा है पूरे शरीर में। अगर थिकर वॉल्व ना होती तो कैसे ही इतने प्रेशर के साथ भेज पाता? इसको इतने हाई प्रेशर से ब्लड को भेजना जो होता है, इसलिए वेंट्रिकल्स क्या होते? थिकर वॉल्व होते। जो चीजें मैंने आपको सिखाई समझाई वो ही यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे ये है एरोटा, तीनों डायरेक्शन में क्या कर रही है? ये ब्लड को पहुंचा रही है पूरे शरीर में। फिर हमने क्या देखा? हमने ये देखा ये है सुपीरियर वेना कावा। यहाँ देखा हमने क्या कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ लेकर के आई ब्लड को? राइट एट्रियम। देखो वहां पे जैसे समझा, चीजों को रिलेट करो। देखो ये यहाँ लेके आई, इसी तरह से ये यहाँ से लेके कहाँ पहुंच गया ब्लड? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। ठीक है, सेम डेट हमने क्या देखा भाई? हमने ये चीज देखी, क्या देखी कि किस तरीके से जो है, हाँ अब ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना। फिर इसको कौन ले गया था? पल्मोनरी आर्टरी लेके गई। पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी है, इस ब्लड को लेकर के गई। पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त लेकर के आई, देखो दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। फिर क्या हुआ? यहाँ पे माइट्रल वॉल्व था जिसको डाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन दिख रही है जुड़ी हुई? एरोटा, जो कहाँ पहुंचा रही है ब्लड को? पूरे बॉडी में। तो इस तरह से काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं लिम्फ क्या है। लिम्फ बेटा सिंपली क्या है? लिम्फ एक सिंपली आपकी लिक्विड टिश्यू होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्लड होता है, प्लाज्मा के जैसे, बट इसमें प्रोटीन कम होते हैं। और ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लिम्फ भी। कुछ भी ऐसा नहीं है। बस इसका कलर की अगर मैं बात करूं तो ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस मैटर है। इसमें क्या होते हैं? लेस प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? लेस प्रोटीन होते हैं। किसमें? लिम्फ में। ट्रांसपोर्टेशन का काम ये भी करता है। तो इतनी सारी चीजें हमने अभी अच्छे से सीखी, किससे रिलेटेड? ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ठीक है ना? आई होप आप सारी बातें क्लियर समझ पा रहे होगे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू। भूलना कभी नहीं है किसी को। जाइलम को हम हिंदी में बेटा कुछ इस तरह से लिखते हैं, जाइलम। मैं हर बार बताती हूँ कि जा से जाइलम
इट मीन्स ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, यानी कि जल को ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर मैंने ऐसे कहा है आप सभी को कि बेसिकली फा से फ्लोएम और फा से फूड, यानी कि फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है ना। ये किसके हैं, ये बेसिकली प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है भाई। जो अच्छा एक बात बताओ, पानी तो हमेशा सॉइल से ही एब्जॉर्ब होता है और ऊपर की ओर चढ़ता है ना, इसलिए ये कैसा होता है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में, डेट इज अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि जड़ ही है, आप पानी पौधे को कहीं से भी डालो, लेकिन अल्टीमेटली जो जड़ें ही हैं वो पानी को अवशोषित करती है, ठीक है ना। हेल्पफुल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू लीफ। इट इज ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई जितना ज्यादा पानी ऊपर चढ़ेगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके बाहर निकलेगा। इससे क्या होगा, इससे पौधे को ठंडक मिलती है। फ्लोएम कैरीज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, भाई किसको, ये कैरी करता है फूड को, कौन, फ्लोएम टिश्यू। ये ट्रांसपोर्ट, अब भाई फूड की जरूरत तो रूट को भी है, हर एक पार्ट को जरूरत है, इसलिए इसका मूवमेंट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसका, फ्लोएम का। जबकि उसका कैसा होता था, उसका केवल यूनी डायरेक्शनल होता था। फ्लोएम का कैसा मूवमेंट होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। विच अकर्स थ्रू फ्लोएम प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, अकर्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें होती हैं खत्म। हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बेटा रिवाइज जरूर करना है, जितनी चीजें आज सीखी उतने आप सबको रिवाइज करना है। मिलती हूँ आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।